Hello, my dear friends. In solutions, today we will discuss about osmosis and some examples of osmosis. Okay, and another thing we have to derive, and that is the formula related to osmotic pressure. अब ये जो osmosis है वो हमारे लिए नई चीज़ नहीं है. जैसे आप ड्राई ग्रेप्स पानी के ग्लास में डालते हो, ठीक है, तो सुबह हम देखते हैं तो फूल जाती है, तो पानी जो है वो अंदर थ्रू द सेल वॉल चला जाता है. ठीक है, जैसे हम लेमन पिकल्स बनाते हैं, मैंगो पिकल्स बनाते हैं तो उसको सोल्ट वाटर में डालते हैं. मुरब्बा बनाते हैं तो उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर में डालते हैं. तो इसमें कहीं ना कहीं, जैसे हम फ्लावर है, सब्जी है, तो पानी में रखते हैं. जैसे आप सब्जी मार्केट में जाते हो तो वो लोग कुछ इंटरवल पे वो उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं. क्यों? क्योंकि वो ड्यू टू ऑस्मोसिस तरोताज़ा रहते हैं. ठीक है, तो उसको साइंटिफिक व्यू से हमें समझना है कि एक्चुअली ये ऑस्मोसिस है क्या और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है. ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस. तो दो सॉल्यूशन लेने हैं आपको, या तो एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन. तो पहले डेफिनेशन को ठीक से आप समझ लीजिए. व्हेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज केप्ट, उसको शॉर्ट में एसपीएम भी कहा जाता है, बिटवीन टू सॉल्यूशंस. किस टाइप के सॉल्यूशंस? जिसके कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन के डिफरेंट होने चाहिए, एक का ज़्यादा एक का कम. अगर ऐसा नहीं करना है तो आपके पास दूसरा भी है, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट. फिर से आप समझ लीजिए डेफिनेशन. हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखनी है बिटवीन टू सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, और आपको एसपीएम रखनी है बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट. तो क्या होता है कि आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट start from solution having lower concentration to solution having higher concentration. एक सॉल्वेंट का फ्लो चालू हो जाता है जिस सॉल्यूशन के पास लोअर कंसंट्रेशन है उसकी तरफ से जिस सॉल्यूशन के पास हायर कंसंट्रेशन है. अगर आपने अरेंजमेंट ऐसी नहीं की है, अगर आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन रखा है, तो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ हो जाता है बाय प्रेशर. ये जो प्रोसेस है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं. एक टाइप का धक्का लगता है, इससे ही ये वर्ड आया है ऑस्मोसिस. पहले ही लिखा है ऑस्मोसिस मीन्स टू पुश इन वन डायरेक्शन. ठीक है, अगर आपने दूसरे टाइप की अरेंजमेंट की है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तो ये फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन चला जाता है. इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब कहाँ तक ये फ्लो चालू रहता है? जैसे दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो जाता है, अगर दो सॉल्यूशन है तो कब तक फ्लो चालू रहता है? दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तब तक चालू रहता है, बाद में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है. अगर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन है तो फ्लो बंद नहीं होता है, कंटिन्यू चालू रहता है. ठीक है, तो सवाल ये आता है कि एसपीएम कौन सी यूज करेंगे और एसपीएम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो हमें ऐसी ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चूज करनी है जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अलाउ करते हैं. ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करते हैं. इट ओनली अलाउ टू पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट को ही पास होने देते हैं, नॉट अलाउ टू पास सॉल्यूट, सॉल्यूट को पास नहीं होने देते. ऐसी ही एसपीएम रखनी है. तो उस एसपीएम का एग्जाम्पल क्या है? तो हम प्लांट सेल रख सकते हैं, एनिमल सेल रखते हैं. पिग्स ब्लेडर जो आता है, डुक्कर बोलते हैं ना, उसका ब्लेडर, उसका भी हम एसपीएम यूज कर सकते हैं. जैसे हम ग्रेप्स डालते हैं ना साहब पानी में, तो पानी ग्रेप्स के अंदर घुस जाता है और वो ग्रेप्स जो ड्राई ब्लैक कलर की आती है वो फूल जाती है.
है ना। क्यों ऐसा होता है? जो उसकी ऊपर की जो स्किन है वो एसपीएम है, एसपीएम। हम भी ज़्यादा सॉल्टी फूड लेते हैं, ज़्यादा मसालेदार फूड लेते हैं, तो हमारे अंदर भी ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, उसको उससे एक डिसीज भी होता है जो ज़्यादा मसालेदार खाते हैं। ठीक है, ये नेचुरल एसपीएम है। आजकल आर्टिफिशियल भी मार्केट में मिल रही है, तो आर्टिफिशियल कौन कौन सी है देखिए। सेलोफेन पेपर का आप यूज़ कर सकते हो, पार्चमेंट पेपर का आप यूज़ कर सकते हो, जो पुराने टाइम में डॉक्यूमेंट बनाने में राजा महाराजा लोग यूज़ करते थे। आप मूवी में देखते हो ऐसे पाइप में से पूरा कागज़ निकलता है और पढ़ते हैं। ठीक है, बटर पेपर आपने बहुत यूज़ किया है, आप ड्राइंग करते वक्त यूज़ करते हो। और आजकल मार्केट में बहुत धूम मचा रही है, वो है कॉपर फेरोसाइनाइड की एसपीएम। तो ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एसपीएम। तो ये इसका फॉर्मूला है Cu2 इन ब्रैकेट। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हम कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ेंगे। Cu2 इन बॉक्स ब्रैकेट, ये बॉक्स ब्रैकेट है। ठीक है, ये बॉक्स ब्रैकेट है, ठीक से कर लेना। और पूरा मैंने ब्रैकेट में रख दिया, वो अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो मैंने अभी किया ना, ये ऑरेंज कलर का, ये बॉक्स ब्रैकेट जरूरी है। सॉरी, ऐसे नहीं करना है, ये बॉक्स ऐसे CN6 भी अंदर रखना है। तो एक काम करो, इसमें ये निकाल दो, हो गया, इसको निकाल दो, ये हो गया पूरा। तो FeCN6Cu2 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसे लिख लेना ये कंपाउंड। ये बेस्ट एसपीएम है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मैं आपको समझ रहा हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने सॉल्वेंट भरा है, समझ लीजिए कि वाटर है। और ये एक थिसल फनेल है मेरे पास, देखिए पूरी थिसल फनेल। ठीक है, तो इस थिसल फनेल में मैंने क्या भरा है, सॉल्यूशन भरा है, देखिए सॉल्यूशन भरा है। और थिसल फनेल का जो ब्रॉड पार्ट है उसको मैंने एसपीएम से ढक दिया है, उसको क्लोज कर दिया है। अब धीरे 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 जो है वो यहाँ से पानी, आपने इस ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ठीक से पढ़ी है ना, पहले वो प्रिपेयर करनी है। सो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, जब मैंने एरो किया उस तरफ जाता है। तो जैसे जैसे ऑस्मोसिस होता है ये हाइट बढ़ती जाती है, ये मैंने H लिखा है, देखिए सॉल्यूशन ऊपर चला जाता है, पहले लेवल में रखना है। तो कितनी हाइट पे सॉल्यूशन गया, उसकी डेंसिटी क्या है, ये पूरा जो फिजिक्स में आपको 12th में समझाते हैं। ठीक है, मुझे केमिस्ट्री में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ये सिर्फ ले रहा हूँ, हमारी बुक में ये फॉर्मूला है इसलिए। तो हाइट रो और ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन जी है। तो अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कैलकुलेट करना है तो ये हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इनटू जी, जी की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन, वो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये पाई जो है वो मैं पहले बता देता हूँ, अभी हमने केमिस्ट्री लैंग्वेज में ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई पाई से डिनोट किया जाता है। अभी तो हम सीख रहे हैं ऑस्मोसिस। तो ये डायग्राम सीधा मैंने दे दिया आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे, कितने प्रेशर से पानी अंदर जाएगा वो पहले मैंने बता दिया। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम एक एक्सपेरिमेंट से बताएंगे। ये तो फिजिक्स का फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर गिनना है तो कैसे गिनेंगे। तो ये फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू H रो जी, जो आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हो यूनिट के साथ। कुछ 3 एग्जाम्पल से आप पढ़ लीजिए जो हम डेली रूटीन लाइफ में ऑस्मोसिस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक छोटा सा एग ले लो, ठीक है, उसको पानी में डालो, फिर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 एग ले लो, एक को पानी में डालो और एक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालो। तो क्या होगा, जो पानी वाला हो वो एक बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला वो स्टाइवल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, उसकी सरफेस जो है ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, उस एग की सरफेस ऐसे टूट जाएगा। तो ये ड्यू टू ऑस्मोसिस है। तो जैसे हम रो मैंगोज मार्केट से लेते हैं, उसको हम ब्राइन यानी कि सॉल्ट वाटर, ब्राइन वाटर माने कि सॉल्ट वाटर,
ठीक है, उसमें रखते हैं, हम हल्दी और मीठा डाल के वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें मैंगो डालते हैं, बाद में मैंगो पिकल्स बनाते हैं। तो जब मैंगो पिकल्ड होती है तो वो श्राइवल हो जाते हैं, जब मार्केट से लेते हो तो हेल्दी होता है, उसमें पानी होता है, ठीक है। बाद में वो सिकुड़ जाता है, क्यों कि द वाटर कम आउट फ्रॉम दैट मैंगो एंड मैंगो रो मैंगो श्राइवल श्रिंक हो जाता है। जैसे आपको पता है मार्केट से जब आप फ्लावर ले आते हो तो उसको पानी में रखते हो, ठीक है, क्योंकि जो वीटेड फ्लावर्स है, वीटेड फ्लावर्स मीन्स जिसके अंदर से पानी निकल जाता है, जो सिकुड़ जाता है जो फ्लावर, अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो फिर से फ्रेश हो जाएगा क्योंकि पानी उसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब आप ड्राई ग्रेप्स लेते हो तो ग्रेप्स के अंदर का सॉल्यूशन आप सेचुरेटेड समझ लो, पानी बिल्कुल नहीं है, आप पानी में डालते हो तो पानी अंदर चला जाता है ओवरनाइट। तो ये वीटेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। अब हमारे ब्लड सेल को निकालो और उसको सलाइन वाटर में, वो सॉल्ट के वाटर में डालो सलाइन वाटर में, तो वो कोलेप्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये सब डेली रूटीन लाइफ की मैं प्रोसेस आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन अलग देके मैंने किया है कि आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हमारी बुक में नहीं है, फिर भी मैंने निकाल के आपको 7-8 एग्जाम्पल ऐसे दिए जिसमें ऑस्मोसिस जो है हो रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर हमारी डेली रूटीन लाइफ में जो यूज़ आते हैं वही मैंने 7-8 नोट किए। जैसे रो मैंगो का हम पिकल्स बनाते हैं तब ऑस्मोसिस होता है। ये दूसरी बार लिखा है कि जब वीटेड फ्लावर्स या तो कोई सब्जी हम फ्रेश वाटर में डालते हैं तो ऑस्मोसिस होता है। अब जैसे आप कैरोट यानी कि गाजर बाजार से लाते हो तो वो लिम्प हो जाता है, मतलब ढीला पड़ जाता है। अगर आप उसको, क्यों, ड्यू टू द वाटर लॉस, गाजर में वाटर वो पड़ा रहता है तो सनलाइट में या तो गर्मी की वजह से उसमें से वाटर लॉस हो जाता है। अगर आप फिर से उसको पानी में रखेंगे तो इट बिकम्स फर्म अगेन, वो गाजर जो है वो फिर से फर्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही फ्रेश हो जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, उसमें पानी चला जाएगा, ठीक है। हमारे जो सेल में वाटर विल मूव इनटू सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। हम जो पानी पीते हैं तो सेल को वाटर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो पानी अंदर एंटर होता है। अगर हमारा ब्लड सेल हम इस सॉल्यूशन में रखें कॉमन सॉल्ट के 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो वो ब्लड सेल्स जो है स्वेल्स होते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सेल का अंदर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, हम 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, बाहर का जो है वो डाइल्यूट है, तो solvent flow from dilute solution to concentrated solution और from solvent to solution, ठीक है। तो वो ब्लड सेल स्वेल्स हो जाते हैं, ज़्यादा फूल जाते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ब्लड सेल कोलेप्स हो जाते हैं क्योंकि अंदर से पानी बाहर निकल आता है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ पे देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर पीपल जो है लॉट ऑफ सॉल्ट लेते हैं खाने में, डॉक्टर कभी कभी मना करते हैं कि आप ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ मत करो, और बहुत सॉल्टी फूड भी लेते हैं तो उसको रिटेंशन का एक्सपीरियंस होता है, उसको बोलते हैं एडिमा। पूरी जो उसकी पूरी बॉडी है वो सूज जाती है, और कहीं कहीं पे रिवर्स, मतलब कि सेल में से पानी निकल जाता है तो उसी पार्ट में खड्डे बन जाते हैं। आप सर्च लगाना एडिमा डिसीज तो आपको पता चल जाएगा कि ऑस्मोसिस की वजह से बॉडी कैसे बन जाती है, ठीक है। ज़्यादा सॉल्टी फूड लेते हो तो अंदर का सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाता है, अंदर का सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाता है तो सेल का सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, तो सेल का पानी बाहर निकलता है, और जैसे ही सेल का पानी बाहर निकलता है ड्यू टू ऑस्मोसिस तो बॉडी फूल जाती है। कहीं पे रिवर्स भी देखने को मिलता है, सॉल्ट जरूरी है, अगर कम होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा सॉल्ट लेते हो तो डिसीज होता है जिसको बोलते हैं एडिमा, पूरी बॉडी फूल जाती है ड्यू टू ऑस्मोसिस। जैसे आप ग्रेप्स पानी में डालते हो तो सुबह ग्रेप्स फूल जाती है, उसी तरह ज़्यादा सॉल्टी फूड खाओगे तो बॉडी सूज जाएगी ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस इतना डेंजर डिसीज नहीं है। अब देखिए मीट है, द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, फ्रूट,
तो हम शुगर का सेचुरेटेड सॉल्यूशन डालते हैं जो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये भी एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है। और कैंडिड फ्रूट्स आते हैं मार्केट में जो हम ड्राई फ्रूट लेते हैं, ठीक है। मीट कैंडिड आता है, ड्राई मीट, ठीक है। तो ये फ्रूट जो है उसको वो वाटर कैसे लूज करते हैं, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है। और ज़्यादा अगर उसमें से वाटर हम लूज करें, और ये एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक, तो वो डेड हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। आपको समझाना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले मैं एक्सपेरिमेंट से समझा देता हूँ, बाद में डेफिनेशन के ऊपर आता हूँ। देखिए ये दो कंटेनर है, एक के अंदर मैंने सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरे के अंदर मैंने भरा हुआ है सॉल्वेंट। तो आपको पता है कि ड्यू टू ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी है, तो यहाँ से वाटर यहाँ इस तरफ जाएगा, जाएगा ही जाएगा। यहाँ का प्रेशर जो है वो ऊपर पिस्टन रखा है, वो पी एटम है, यहाँ भी सेम है पी एटम। अब देखिए वाटर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ ट्रांसफर होगा, तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे पानी को इस साइड आने नहीं देना है, इसको रोकना है। तो मुझे एक इस साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना होगा टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है। कोई आदमी अंदर आ रहा है और जितने फोर्स से आ रहा है, तो मुझे उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना होगा, धक्का देना होगा कि उसको अंदर नहीं आने देना है। तो मुझे ये वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, वो मुझे रोकना है। तो मुझे ये जो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। तो इस वाटर के फ्लो को रोकने के लिए मुझे जो ज़्यादा प्रेशर लगाना है सॉल्यूशन की साइड, उसको मैं बोलूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया को बहुत इजी डेफिनेशन है। तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर, आप दिमाग में बिठा लेना वो डायग्राम। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन मैंने रखे होते एक हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं ये बोलता कि फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सूरत में जहां पे ऑस्मोसिस हो रहा है उसको मुझे रोकना है, तो मुझे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रोकना होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर डालना होगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ये अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री डेफिनेशन है। यहाँ हमारा जो पाई इज इक्वल टू एच रो जी, उसका यूज कहीं पे नहीं है। आपको ये so far as the chemistry is concerned, then you have to learn this definition of osmotic pressure, and then I have to I have to discuss with you how we can find this pi. ओके तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा वही है, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिराइव फार्मूला टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करने। देखिए ये डायग्राम आपके पास है, यहाँ पे आप एक एरो लगा लेना कि यहाँ से यहाँ जो आ रहा है वाटर इस साइड जा रहा है थ्रू एसपीएम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमें रोकना है। ये रोकने के लिए सॉल्यूशन की साइड जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और सीधी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, द एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है, तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो लो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहला लो ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जैसे एक सॉल्यूशन है और दूसरे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में मेजर डिफरेंस है, तो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। तो दैट इज डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बहुत इजीली जा रहा हूँ, आप माइंड को कूल करके देखिएगा, ठीक है, ऐसे रफ वर्क मत करिएगा, वरना मत करिएगा, समझ लो।
सिलेबस रिड्यूस होगा, आपके पास पूरा पूरा अपॉर्चुनिटी है कि थोड़ी घर बैठ के आप मेहनत कर लो, ठीक है। ये आपके सामने जो एक मूवी आती है ना, उसके पीछे 5-6 आदमी लगे रहते हैं और तब जाके एक स्क्रीन पे मूवी बनती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ही पुश देना है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 लो है उसके, तो दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, तो जैसे हम कंबाइनिंग गेस इक्वेशन लिखते थे, ऐसे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। अब यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दी, तो एक कांस्टेंट डाला है, वो आर डाला है, ठीक है। के भी आप सिकेटी भी लिख सकते हो, के, तो समझना होगा कि ये के गैस कांस्टेंट है, लेकिन हम गैस कांस्टेंट के लिए सिंबल यूज करते हैं आर। अब सी कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे आपको समझाना नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन आता है मोल पर लीटर। अब जहां यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूं, एंड दैट इज 2 इज फॉर सॉल्यूट, रिमेंबर। अगर मैं सिर्फ एन लिखता ना, तो आप सोचते कि ये सॉल्वेंट है कि सॉल्यूट है। तो मैं 2 नंबर दे रहा हूँ सॉल्यूट को, 1 नंबर आएगा सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ सॉल्वेंट का कोई काम ही नहीं है। देखिए, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डाल रहा हूँ फॉर्मूला में, C इज इक्वल टू N2/V। तो ये 4 नंबर का फॉर्मूला ऐसे बन गया, 5 नंबर, पाई इज इक्वल टू N2RT/V। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल की डेफिनेशन क्या है? मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो सॉल्यूट का अगर मुझे मोल फाइंड करना हो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो N2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी 5 नंबर में, तो मुझे मिला 6 नंबर, ठीक है। तो ये 6 नंबर का फॉर्मूला, अगर किसी सॉल्यूशन का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, तो आपको कितना पता होना चाहिए? उसमें डाला हुआ सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का मोलार मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, आर इज गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट अगर लीटर बार में लेंगे तो पाई का यूनिट बार आएगा, पास्कल में लेंगे तो पास्कल आएगा, एटमॉस्फेयर में लेंगे तो पाई एटमॉस्फेयर में आएगा। आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि पाई का यूनिट क्या रहेगा, ठीक है। अब मैं मोलार मास भी, अगर मैंने कौन सा सॉल्यूट डाला है वो मुझे पता नहीं है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से अगर आपको सब पता है और मोलार मास पता नहीं है, लेकिन सॉल्यूट कितना डाला वो पता है, तो M2 मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। वो 6 का मॉडिफिकेशन ही है, देख लीजिए। अब ये सब टर्म एक बार में मैंने यहाँ लिस्ट कर दी है कि उसमें पाई क्या है, तो कि एस ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसकी वैल्यू आर की वैल्यू के हिसाब से होगी। लीटर बार में लेंगे तो बार होगी, एटमॉस्फेयर में लेंगे तो पाई एटमॉस्फेयर में होगा, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिट डिराइव कर सकते हो पाई का, सब यूनिट यहाँ पे डाल दो, W2RT, और जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, तो आपके पास बार या तो एटमॉस्फेयर, ठीक है, या तो पास्कल, वो सब यूनिट रहेंगे, MMHG कोई भी। W2 क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूट वो ग्राम में होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, किसी भी सूरत में इस फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आर का यूनिट लिख रहे हैं लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और जो भी यूनिट है आर के वो सब लीटर में ही है। तो वॉल्यूम को कभी ml में मत लेना, काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, ml में जो वॉल्यूम दिया होता है ना न्यूमेरिकल में, उसको लीटर में कन्वर्ट नहीं करते। और दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि लीटर में दिया होता है वो आप मोलारिटी नॉर्मालिटी में करते हैं, इसलिए इसमें भी वो लीटर को ml में कन्वर्ट कर देते हैं और फाइनल आंसर उसका रॉन्ग आता है, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पाई एट ऑस्मोटिक प्रेशर हमें केमिस्ट्री में कहाँ काम आता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो इससे हमें बायोमोलेक्यूल्स के वेट, मोलार मास, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एट्सेट्रा के हम इस मेथड से मोलार मास फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट फॉर्मूला दिया है आपको। तो आप ये कहेंगे सर मोलार मास तो सोल्यूट का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब साहब हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये बायोमोलेक्यूल को फ्रीज करते हैं, या तो इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम बॉयल करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, वो बायोमोलेक्यूल, वो पॉलीमर सब जो है, सब पॉलीमर्स भी मैंने यहाँ लिखे। तो
वो क्या है कि ज़्यादा फ्रीज करने से, जैसे रबर, नेचुरल रबर वो ब्रिटल हो जाता है, ज़्यादा गर्म करने से वो पॉलीमर कैरेक्टरिस्टिक ही, तो बायोमोलिक्यूल ज़्यादा गर्म करने से डीनेचुरल हो जाते हैं, तो हमको सही मोलर मास मिलता नहीं है। तो बेस्ट मेथड यही है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मेथड ही बेस्ट है कि जिससे हम उसका सही मोलार मास फाइंड कर सके। तो यहाँ मैंने लिखा है कि अगर ये मेथड है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें जो पॉलीमर्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो हमें रियल मोलार मास नहीं मिलते। तो आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छी फाइंड करने की, मोलार मास फाइंड करने की किसके लिए, तो कि मोलिक्यूल्स के लिए, ऑस्मो सॉरी वो पॉलीमर के लिए, ठीक है। कौन सी मेथड कन्वीनियंट है, कौन सी मेथड बेस्ट है? मेथड तो सब है जिसमें मोलार मास आता है सॉल्यूट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला, उसमें भी सॉल्यूट का मोलार मास आता है। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है, आप के भी तो फाइंड करना पड़ेगा, के एफ फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ भी निकालना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन बॉईल करना पड़ेगा ना, तो जो उसमें वो सॉल्यूट रहेगा ही नहीं, तो आपको मोलार मास सही नहीं मिल सकता। तो सबसे अच्छी कन्वीनियंट मेथड है ये बेस्ट वन टू फाइंड द मोलार मास ऑफ पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स एटसेट्रा। ओके, तो इस थियरी के रिलेटेड आप ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ इसका सॉल्यूशन भी आपको अटैच करके दे रहा हूँ। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन 2.11, इसके बाद इंटेक्स 2.12 और एक्सरसाइज का 2.22। ये सब इस फॉर्मूला बेस्ड है, तो बने रहिए, हम करेंगे सॉल्यूशंस। तो इलस्ट्रेशन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमको दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब कि वॉल्यूम हुआ 200 ml। सॉल्यूशन मत देखिएगा, और समझ में आ जाता है तो वीडियो पॉज करके अपने आप कर लीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे अगर आपको वो थियरी पूरी समझ में आ जाती है तो मेरा सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोटीन कितना डाला है इसमें हमने, सॉल्यूशन कंटेनिंग प्रोटीन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब कि W2 जो है वो 1.26 ग्राम डाला है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, टेम्परेचर हमको दिया है T300 केल्विन, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो फाइंड हमको देखने को मिलता है वो है 2.57 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ बार। पहले आप ये सब लिस्ट कर लेना, ठीक है। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि आप इसका मोलार मास फाइंड करो। तो ये प्रोटीन जो है वो बायोमोलिक्यूल है। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये रहा फॉर्मूला जो आपने थियरी में किया है, सब वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आएगा 61,022, ठीक है, 61022 ग्राम पर मोल। ये सब वैल्यू डाल दो। W2 यहाँ 2.57 जो है, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, हमारे पास फॉर्मूला तो ये है, पाई इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई M2 इंटू V। यहाँ वॉल्यूम में ध्यान रखना, आपको 200 ml का लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए अब इंटेक्स प्रॉब्लम में चलते हैं, ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम। तो इंटेक्स प्रॉब्लम ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको पूछा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो, वो भी पास्कल में कैलकुलेट करो, तो आर की वैल्यू आपको पास्कल में लेनी होगी। अब क्या है कि ये सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है बाय डिसोल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का मोलार मास दिया है साहब आपको 1,85,000, सॉल्यूशन ml में दिया है, ध्यान रखना, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया। मैंने क्या बोला है, टेम्परेचर वो एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। तो पहले ये काम करो कि आप लिस्ट कर लो सब, ठीक है। ये जितने डेटा है वो सब आप लिस्ट कर लो, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मुझे पूछा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे फाइंड करना है, यूनिट ध्यान में रखना, पास्कल में फाइंड करना है। तो मुझे चाहिए क्या क्या, एक तो W2 चाहिए, वो दिया है मुझे 1 ग्राम, ये रहा।
मोलार मास चाहिए M2 मुझे दिया है 185,000 ग्राम मोल इनवर्स। अब आर की वैल्यू जो है, आप आर की वैल्यू ज़्यादातर तो दे ही देते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं दी है तो आप बार लीटर से पास्कल में कन्वर्ट करो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ। 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ पास्कल आर की वैल्यू होगी। वो लीटर बार, ये लीटर पास्कल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ऐसे होगा, ठीक है। ये पास्कल तो आधा यूनिट मैंने लिखा है, पूरा होगा लीटर पास्कल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आर की वैल्यू। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो तो टेम्परेचर होगा 37 + 273 = 310। जिसका दिमाग ज़्यादा काम मतलब कि अच्छे से काम करता है, डायरेक्ट उसको पता चल जाता है, तो सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये सब पहले लिस्ट कर लो। लिस्ट कर लिया, मुझे पाई फाइंड करना है तो पाई वाला फॉर्मूला लगा दो। इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला ले लो। पाई = W2RT डिवाइडेड बाई M2V, ठीक है। अब वॉल्यूम में आप गलती करोगे ही करोगे, मुझे पता है, ठीक है। ये है 450 ml, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है लीटर में 0.45 लीटर, वरना आपका आंसर नहीं ही आएगा। बात मेरी समझ में आ गई? तो ये एक इंटेक्स का प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आपका आंसर है नियर अबाउट 31 पास्कल, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर चलते हैं। ये मैं निकालने जा रहा हूँ, पहले आप सॉल्यूशन कर लेना, बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाना, ठीक है। वीडियो जल्दी ख़त्म करने की वो मत करना। आप तीनों आप प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूला सब मैंने जो डिराइव किया है वो ध्यान से देख के, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ एक्सरसाइज प्रॉब्लम में, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो 22 नंबर का है बैक साइड एक्सरसाइज में, वो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वो तीनों एग्जाम्पल में ये थोड़ा दिमाग चलाने वाला प्रॉब्लम है। आपको टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। डाला है क्या 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया है 4.98 बार। अब उसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे 1.52 बार करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना रखना होगा ये आपको पूछा है। मतलब कि हम ये फॉर्मूला है ना, पाई = CRT, ठीक है। तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना रखेंगे तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर इतना मिलेगा। तो सॉल्यूशन में अपने हिसाब से आपको सिखाने जा रहा हूँ, जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाना। पहले तो मैं पहले सॉल्यूशन के लिए मैं कंसीडर करूँगा कि पाई 1 = CRT। RT सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन को मैं पहला सॉल्यूशन है उसको 1 दूंगा, दूसरा सॉल्यूशन से जो है उसको 2 दूंगा। तो 4 सॉल्यूशन 1 पहले आप ऐसे लिख लो, बाद में मैं निकाल दूंगा और यहीं पे ही सॉल्यूशन करूँगा। 4 सॉल्यूशन 1 फॉर्मूला में यूज़ करूँगा पाई 1 = C1RT। पाई कितना दिया पहले सॉल्यूशन के लिए, मुझे दिया है 4.98। लिखते जाओ मेरे साथ। कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका, कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करना है तो मोल पर लीटर ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है। तो या तो आप वो फॉर्मूला यूज़ कर लो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि N/V। तो आपने कितना उसमें डिसोल्व किया है 36 ग्राम। मोल फाइंड कर लो 180, ये हो गया मोल। बाद में ये R और टेम्परेचर दिया है, हाँ दिया है 300, यस। अब आप ये पूछेंगे कि आपने तो N2 फाइंड किया, तो यही तो फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देता हूँ, पहले इसका सिंप्लीफिकेशन लिख लेता हूँ। तो ये सिंप्लीफिकेशन आया 4.98 =
इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 60R ऐसा कुछ आएगा। ये नंबर 1, इसको नंबर 1 दे दो। तो कुछ नहीं किया है, देखिए पाई इज इक्वल टू W2RT डिवाइडेड बाई M2 इंटू V। तो वॉल्यूम तो मेरा 1 लीटर ही है, तो 1 रखने की, तो अगर इसमें भी वैल्यू रखेंगे आप, पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2 इंटू V, तो भी आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। या C1RT रखेंगे तो भी, ये मैं इसलिए C1RT यूज कर रहा हूँ, CRT मुझे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, वरना एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। इतना लिख लो, पहला इक्वेशन मेरा डिराइव हो चुका है, इसमें डालो वैल्यू तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो पहला इक्वेशन आपको मिला है, ठीक है। चलिए हम दूसरा इक्वेशन फाइंड, याद रखना बुक में पहले लिख लो। चलो अब मैं दूसरा सॉल्यूशन पे के ऊपर आता हूँ। तो अब दोबारा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या है, इन सेकंड केस आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 1.52, ये रहा, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन C2। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। दूसरा सॉल्यूशन, ये 2 नंबर दे रहा हूँ, वो मैं सॉल्यूशन नंबर दे रहा हूँ पहला, और आपको दूसरा सॉल्यूशन वही बनाना है, लेकिन उसमें प्रेशर बढ़ाना है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन क्या रखेंगे ये पूछा है। C2 और RT टेम्परेचर कितना है 300, ठीक है 300। तो ये आपका हुआ दूसरा इक्वेशन। राइट डाउन सेकंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन फिर से नोट करो, क्या था याद करो जल्दी फटाफट। यस 4.92 मल्टीप्लाइड बाई C1 ना, 4.92 4.92 नहीं 98 था शायद। यस 4.98 इज इक्वल टू 4.98 इज इक्वल टू 60R, ये था। यस अब मुझे C2 फाइंड करना है, तो आपको मैथमेटिकल थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब इसमें कोई केमिस्ट्री का काम नहीं है, या तो 2 डिवाइड बाई 1 कर दो, या तो 1 डिवाइड बाई, तो लिखो डिवाइडिंग, वो आपकी इच्छा। डिवाइडिंग कौन सा इक्वेशन, 2/1 कर दो, चलो 2/1, तो आपका ये आएगा 1.52 मल्टीप्लाइड बाई C2R इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1.52 इक्वल टू है, सॉरी ऐसे नहीं होगा ना, ये इक्वल टू ऐसे होगा 1.52 डिवाइडेड बाई 4.98 इज इक्वल टू C2R 300 डिवाइडेड बाई 60R। अब R कैंसल आउट, अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर दो। C2 इज इक्वल टू क्या होगा, C2 इज इक्वल टू 1.52 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 4.98 मल्टीप्लाइड बाई 300। तो आपके सामने ये कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.061 मोलर। वो सही आंसर है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बुक में जो सॉल्यूशन है, ये प्रिंटेड सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा। 2 सॉल्यूशन ले लो, पाई इज इक्वल टू CRT का यूज करो, दोनों सॉल्यूशन को नंबर दे दो, पाई 1 इज इक्वल टू C1RT वैल्यू रख के पहला इक्वेशन ले लो, दूसरा सॉल्यूशन में वैल्यू रख के दूसरा इक्वेशन ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, आंसर सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा याद नहीं रखना है कि 2 को 1 से डिवाइड करना है, 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड जो सब थियरी है वो ख़त्म कर रहा हूँ। अब उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस के कुछ नाम दिए जाते हैं। कैसे नाम दिए जाते हैं, तो इन नेक्स्ट लेक्चर, अभी आप इतना सीख लो, तो हम बात करेंगे। एक तो आइसोस्मोटिक और दूसरा एक एग्जाम्पल के साथ हाइपोटोनिक। ये लिखना मत, मैं आगे का आपको दे रहा हूँ।
हाइपोटोनिक और एक होगा हाइपरटोनिक। ये कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक, आइसोओस्मोटिक। और आइसोओस्मोटिक को ये भी बोला जाता है आइसोटोनिक, सॉरी आइसोटोनिक। तो ये लिखना मत, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ कि in next lecture we will discuss, explain isotonic, hypotonic and hypertonic solutions with example and related to that problems. Okay, thank you friends, thank you very much. ध्यान से करिएगा. Have a good day. Okay.